हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मेरे पिताजी। यह एक पूरक पठन है और इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है बच्चों, पहले इस पाठ में हम कवि का परिचय जानेंगे, लेखक का परिचय जानेंगे, उसके बाद गद्य संबंधी जानेंगे। उसके बाद मैं पाठ रीड करूंगी और उसमें जो जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, जो मुहावरे हैं, जो कठिन शब्द हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। उसके बाद में चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी गई है वो भी मैं हल कराऊंगी। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 26 नवंबर 1907 में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई थी बच्चों। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। मधुशाला इनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। उसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। ठीक है, अब इनकी कृतियां देख लेते हैं बच्चों। मधुशाला, मधुकलश, निशा नियंत्रण, एकांत गीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धूर के इधर उधर आदि कविता संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, निड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा के 4 खंड है। ठीक है बच्चों, ये था हमारे लेखक का परिचय। और उसके बाद हम गद्य संबंधी देखते हैं, क्या उन्होंने इस पाठ के जरिए हमें क्या बताने की कोशिश की है, क्या बताने का संदेश दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए हम गद्य संबंधी पर जाते हैं। आत्मकथा हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। निरपेक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठता आदि गुणों के साथ साथ देश काल प्रसिद्ध एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से प्रचलित किया है। ठीक है बच्चों, इसमें चित्रण किया है उन्होंने। चलिए देखते हैं, इस पाठ की शुरुआत करते हैं। पायनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कठिन शब्द देख लीजिए आप लोग। समय की पाबंदी यानी कि समय पर सब काम करना, जो भी काम करना है उसको समय पर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी जो है अपने पिता के बारे में बता रहे हैं। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी था। चलिए देखते हैं इनके पिता के बारे में क्या बता रहे हैं वो। कि उनके पिताजी जो थे वो पायनियर प्रेस में काम करते थे और वो समय के पाबंद थे। शुद्ध स्वच्छ लिखावट थी उनकी, साफ है सही हिसाब किताब था, हेर फेर नहीं था उनके हिसाब किताब में, रखने की आदत थी। विनम्र व्यवहार था, छल नहीं था उनके व्यवहार में, और कपटी नहीं थे वो। और इसकी यही सब विशेषता की वजह से वो ऑफिस में विशिष्ट हो गए थे, यानी कि खास स्थान था उनका। ठीक है, अपना काम खत्म कर वो सहयोगी क्लर्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते थे और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद देर रात तक काम में जुटे रहते थे। अब ये भी खास बात थी बच्चों कि उनका काम, खुद का काम खत्म होने के बाद भी अपने सहयोगी, जो उनके सहयोगी थे, क्लर्क थे, उनका पिछड़ा हुआ काम यानी कि अधूरा काम जो था वो अपनी मेज पर रख लेते थे। और ऑफिस बंद होने, दफ्तर यानी कि ऑफिस बंद होने के बाद भी, घंटों बाद भी वो काम पर लगे रहते थे, रात भर काम करते रहते थे, देर रात तक काम में जुटे रहते थे। इस प्रकार वो अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए थे। अधिकारियों यानी कि बॉस के, सहकर्मियों यानी कि जो साथ में काम करते हैं, दोनों के प्रिय बन गए थे, यानी कि दोनों के चहेते बन गए थे। किसके चहेते? अधिकारियों के और सहकर्मियों के। ठीक है बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, घर से दफ्तर 4 मील होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दफ्तर उनका कितने मील था बच्चों? घर से दफ्तर कितने मील था? दफ्तर यानी कि ऑफिस 4 मील दूर रहा होगा उनका। कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है। फासले यानी कि दूरी, अनुमान यानी कि अंदाजा।
ठीक है, लिख लीजिए कठिन शब्द। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि दूरी के हिसाब किताब में मेरा अनुमान जो होता है वो हमेशा गलत ही रहता है, ज़्यादा की तरफ। वो पैदल भी जाते आते, शायद पैसे बचाने की गरज से, गरज यानी कि इच्छा से। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं लेखक कि वो पैदल ही आते जाते थे। ठीक है, उनके पिताजी जो थे वो पैदल ही आते जाते थे, शायद उन्हें पैसा बचाने की गरज थी, इच्छा थी। साइकिल ना उन्होंने खरीदी ना उसकी सवारी की, यानी कि उन्होंने कभी साइकिल नहीं खरीदा ना ही उसकी सवारी की, यानी कि उस पर कभी बैठे भी वो। ठीक है, समझ में आ गया सबको फर्स्ट पैराग्राफ। चलिए आगे देखते हैं। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। काला जूता, ढीला पैजामा, अचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फपती थी, और दुपल्ली टोपी। ठीक है बच्चों, ये इनका पहनावा था। अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। पहनावा यानी कि पोशाक यानी कि पहनावा। ठीक है, तो उनके पिताजी उन्होंने एक पहनावा अपनाया। जब भी वे ऑफिस जाते थे इस तरह के कपड़े पहन के जाते थे। क्या कपड़े पहन के जाते थे, अंडरलाइन कर लीजिए। काला जूता था उनका, ढीला पैजामा था, अचकन यानी कि बंद गले का कुर्ता, और दुपल्ली टोपी पहनते थे। ठीक है, जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बना हुआ ऊनी गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता था। अब यहाँ पर कह रहे हैं लेखक, जाड़ों में यानी कि ठंडी के दिनों में उनकी माँ का हाथ का बना हुआ गुलबंद यानी कि मफलर उनके गले में हमेशा पड़ा रहता था। दफ्तर से बाहर के लिए वह धोती पर बंद गले का कुर्ता पहनते थे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जब दफ्तर नहीं जाते थे वो, तो दफ्तर नहीं जाते थे तो उस समय वो धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। ठीक है, धोती पे क्या पहनते थे, बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फ्लैट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी। ठीक है, सिर पर क्या लगाते थे, फ्लैट कैप लगाते थे, यानी कि विदेश से आती थी। विलायत यानी कि विदेश से आती थी। ठीक है, और महंगी, काफ़ी महंगी होती थी उस समय। ये इस तरह की टोपियाँ जो थी, फ्लैट कैप वगैरह, वो विदेश से आती थी और काफ़ी महंगी मिलती थी। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े शौक थे उनके पिताजी के। ठीक है, पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में जरूर रहता था। ठीक है, उनके हाथ में क्या होता था बच्चों, छाता जरूर रहता था। किसके, पिताजी के हाथ में। मौसम साफ हो तो और रात हो तो वो छड़ी लेकर चलते थे, और जब मौसम साफ होता था तो रात के समय वो क्या लेकर चलते थे, छड़ी लेकर चलते थे। पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। ठीक है, उनकी छड़ी कैसी होती थी बच्चों, पतली नहीं होती थी, मोटी मजबूत होती थी। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उनके घर में लाठी नहीं थी, लेकिन लाठी चलाने की जो तालीम थी, जो शिक्षा थी, उनके पिता ने ज़रूर कभी ना कभी ली होगी। मुझे इस एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं झगड़ा हो गया था हिंदू मुसलमानों का। आगे देखते हैं। पिताजी ने धोती ऊपर की कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपनी पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ में कंधे पर संभालते बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो पिताजी हैं उन्होंने अपनी धोती को ऊपर कर लिया थोड़ा सा, और कुर्ते की बाहों को चढ़ा लिया था। ठीक है, जिस तरह से लड़ने के लिए हम जाते हैं तो कुर्ते की बाहें चढ़ा लेते हैं, उसी तरह से उन्होंने भी कुर्ते की बाहें चढ़ा ली, और उनके पास पहाड़ी मोटा डंडा था। ठीक है, कौन सा डंडा था, पहाड़ी मोटा डंडा, अंडरलाइन कर लीजिए। और दाहिने हाथ से कंधे पर संभालते हुए, दाहिने हाथ में कंधे पर संभालते हुए उन्होंने बायां हाथ तेजी से हिला रहे थे। वो नंगे पाँव ही आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, अब जहाँ दंगा हो रहा था वहाँ पे जाते वो उनसे कहते हैं, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। अब वहाँ पे कह रहे हैं कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ, यदि मैं लड़ने आता ना तो दूसरों को भी साथ लेकर आता, और यानी कि दूसरों को साथ लेकर आता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए है, साथ है। आत्मरक्षा यानी कि स्वयं की रक्षा के लिए मैंने डंडा साथ में रखा है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो कह रहे हैं, कोई यदि अकेला मुझे चुनौती यानी कि ललकारेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है, यानी कि मर्द यानी कि पुरुष की लड़ाई, आदमी की लड़ाई आदमी से हो तो बराबर की लड़ाई होती है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई, बहादुरी यानी कि पहलवानी, क्या पहलवानी दिखाई, यानी कि एक आदमी एक से लड़े तो समझ में आता है, यदि चार आदमी एक को पीट रहे हैं तो इसमें कौन सी बहादुरी है। अकेले सिरफरे की बात समझाई जा सकती है, चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ
समझदारी की बात करनी चाहिए। अब यहाँ वो समझा रहे हैं कि एक सिरफरा है तो उसे समझाया जा सकता है, लेकिन 4 यदि लोग मिलते हैं तो उन्हें समझदारी की बात करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से लड़ाई झगड़े की बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। बेसमझी यानी कि जिसमें कोई समझदारी ना हो। ठीक है बच्चों, कठिन शब्द लिख लीजिए आप लोग। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसानियत यानी कि मानवता का नाता होना चाहिए। ठीक है, इंसान मेल से रहने को बना है। मेल यानी कि मिलजुल कर रहने के लिए बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? ठीक है, यहाँ पर समझा रहे हैं वो जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान दंगा जो हो रहा है वहाँ पर वो गए हुए हैं, वो समझा रहे हैं कि लड़ाई कितने दिन चलेगी। ठीक है, इंसान जो है मेल से रहने के लिए बना है। चलिए आगे देखते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं वो कि 2 दिन 4 दिन लड़ाई चलेगी, 5वें दिन हमें सुलह करना ही पड़ेगा। 2 4 10 12 150 हिंदू मुसलमानों में कट मरने से ना हिंदुत्व समाप्त होगा ना इस्लाम ख़त्म होगा। अब यहाँ पे अच्छी बात उन्होंने कही है, 2 4 10 12 100 को मर जाने से ना हिंदू धर्म समाप्त होने वाला है ना इस्लाम धर्म समाप्त होने वाला है। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहें। मेल से रहें यानी कि मिलजुल कर रहना चाहिए हमें। एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है बच्चों, दुनिया क्या है? बहुत बड़ी है। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। ठीक है बच्चों, आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। वारदात यानी कि घटना जब भी हुई, लेकिन उनके मोहल्ले में हमेशा ही शांति बनी रही। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। मेरे पिताजी का दैनिक जीवन प्राय एक ढर्रे पर चलने वाला नियमबद्ध और नैमित्तिक था। ठीक है, कठिन शब्द देख लीजिए बच्चों। दैनिक जीवन यानी कि डेली रूटीन जो होता है उसे कहते हैं। एक ढर्रे यानी कि एक जैसी आदत पर चलने वाले। नियमबद्ध यानी कि नियम के अनुसार। नैमित्तिक यानी कि नियम से। ठीक है बच्चों, तो उनके पिताजी का जो डेली रूटीन था एकदम एक ही ढर्रे पर चलते थे। मतलब जिस टाइम उठना है उसी टाइम उठना था, जिस टाइम खाना खाना उसी टाइम खाना खाना, सब चीज़ें फिक्स थे उनके नियम के अनुसार। ठीक है, वो सुबह 3 बजे उठते थे, शौचादि से निर्मित होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते थे। शौचादि यानी कि प्रातःकालीन स्नान से पूर्व की जो क्रिया होती है उसे शौचादि कहते हैं। ठीक है, निर्मित यानी कि निपट कर, यानी कि स्नान करने से पूर्व जो हम क्रियाएं करते हैं, टॉयलेट वगैरह जाना, वो सब निपट कर वो 3-3:30 बजे के करीब गंगा स्नान के लिए चले जाते थे। ठीक है, पैदल जाते थे। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होंगी। ठीक है, तो पैदल जाते थे बच्चों। और गंगा जी जो थी, पवित्र नदी गंगा है हमारी, और वो 3-4 मील थी, फासले यानी कि दूरी पर थी, उनके घर से दूरी पर थी, 3-4 मील की दूरी पर थी करीब वो गंगा जी। वो ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते थे। कितने बजे लौटते थे बच्चों? 6:30 बजे लौटते थे। अंडरलाइन कर लीजिए टाइमिंग जो भी आ रहे हैं कि कितने बजे उठते थे। वो 3 बजे उठते थे, 3:30 बजे वो गंगा स्नान के लिए जाते थे और 6:30 बजे ठीक वो स्नान करके लौट आते थे घर पर। ठीक है, साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते थे। एक सुराही यानी कि पानी भर कर जो मिट्टी का बर्तन होता है, उसका मुंह जो होता है पतला सा होता है बच्चों। ठीक है, उसे सुराही कहा जाता है। उसको भी भर कर लेके जाते थे और पूजा पर बैठ जाते थे। ठीक है, 6:30 बजे आते थे पिताजी, उसके बाद सुराही में जल भर कर लेके जाते थे एक सुराही, और पूजा पर बैठ जाते थे, पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। जीने यानी कि सीढ़ी के नीचे छोटी सी कोठरी यानी कि छोटा सा रूम था। ठीक है, कहाँ पर? जीने के नीचे यानी कि सीढ़ी के नीचे एक छोटा सा रूम था। बगल की दीवार में एक अलमारी थी। बगल की दीवार पर क्या लगी हुई थी बच्चों? एक अलमारी लगी हुई थी। उस पर एक बक्से में बंधी 2 किताबें रखी रहती थी। बक्से यानी कि बॉक्स में 2 किताबें बंधी हुई रखी रहती थी। एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। रामचरितमानस यानी कि तुलसीदास द्वारा जो लिखी हुई है रामचरितमानस, उसे कहते हैं। गीता तो भगवद गीता, आपको पता ही है उसके बारे में। तो 2 किताबें बंधी रहती थी। अंडरलाइन कर लीजिए, 2 किताबें पूछा जाएगा कौन सी किताबें बंधी रहती थी, तो रामचरितमानस और दूसरी गीता बंधी रहती थी। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति ना थी। ठीक है बच्चे, मूर्ति यानी कि प्रतिमा नहीं थी। कहाँ पर नहीं थी?
पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति नहीं थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी हुई थी। ठीक है बच्चों, वहाँ कोठरी में कोई मूर्ति नहीं थी, बस शीशे से जड़ी हुई कुछ तस्वीरें थी जो अलग अलग भगवान की थी, वो टंगी हुई थी। ठीक है, पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना और अब वो उसमें बैठ जाते। बस इतनी ही जगह बस्ती के सामने रेहल रखकर, रेहल यानी कि चौकी रखकर उस पर पोथियाँ खोली जा सके, पोथियाँ यानी कि किताबें जो है खोली जा सके। ठीक है, इतनी जगह बस्ती थी कि सामने चौकी रख लें और उस पर किताब खोली जा सके। वो मानस का नौवाहिक पाठ करते थे। नौवाहिक यानी कि 9 दिन का पाठ करते थे, यानी कि प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। यानी कि इतना पढ़ते थे कि 9 दिन में वो डिवाइड करके रखते थे कि 9 दिन में वो पूरी रामायण को ख़त्म कर लेते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है उन्हीं के हाथ के नौवाहिक निशान लगे हुए हैं। यानी कि लेखक बता रहे हैं कि जो मानस की पोथी है, यानी कि रामचरितमानस की जो पोथी है, किताब है, अभी भी उनके पिताजी के निशान, नौवाहिक जो निशान थे, यानी कि 9 दिन में जो पढ़ना था, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, वो सारे निशान उनके पोथी में लगे हुए हैं। जो अब तक मेरे पास है उन्हीं के हाथ के नौवाहिक निशान लगे हुए हैं। पाठ वो स्वस्वर करते थे। स्वस्वर यानी कि स्वर के साथ करते थे। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी। सुरीली यानी कि मधुर नहीं थी उनकी आवाज़। गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना था। अब लेखक कह रहे हैं मैंने पिताजी को कभी गाते हुए नहीं सुना था। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी, कभी मैंने उनको गाते हुए नहीं सुना था। पर उनका स्वर साफ, साप्राण और लयपूर्ण था। ठीक है, उनका जो स्वर था, उनकी जो आवाज़ थी, साफ थी, साप्राण यानी कि दिल से, भावनाओं के साथ थी, लयपूर्ण यानी कि भावनाओं के साथ थी, और कोठरी से निकलती उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। जब वो पाठ करते थे ना बच्चों, तो वो कोठरी से निकलकर वो आवाज़ पूरे घर में गूंजती थी। आवाज़ में इतनी स्मृति, स्मृति यानी कि याद मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है। उनके जो मानस पाठ पढ़ते थे, वो रामचरितमानस पढ़ते थे, वो स्वर आज भी मुझे याद है। और जब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। अब लेखक कह रहे हैं कि जब तक मैं उनके साथ था, हमेशा उनके पाठ वो करते थे, स्वास्वर पाठ करते थे, हमेशा मेरे कानों में उनके पाठ करने का स्वर जो था वो हमेशा मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने, सौरी यानी कि बच्चा जहाँ पैदा होता है, जहाँ रखते हैं उसको सौरी कहते हैं। ठीक है, उस कमरे को सौरी कहा जाता है। आगे देखते हैं। उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी पूजा की कोठरी के सामने दलान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। दलान यानी कि आंगन जो होता है, उसमें सामने ही बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना भी रोता क्यों ना हूँ, जैसे ही मेरा खटोला यानी कि छोटी सी चारपाई जो है, पूजा की कोठरी के सामने डाल दिया जाता था। यानी कि राधा बताती थी। कौन बताता था? राधा बताती थी। जब वो बच्चा था, यानी कि लेखक जब बच्चे थे, तो कितना भी रोते रहे थे, उनकी खटोले को, उनकी छोटी सी चारपाई को पूजा की कोठरी के सामने डाल दिया जाता था। मैं चुप हो जाता था। यानी कि कितना भी रोते रहते थे वो चुप हो जाते थे। कौन? लेखक चुप हो जाते थे। जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ। ठीक है, ऐसा लगता था जैसे वो भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहे हैं। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। पूर्व जन्म यानी कि पिछला जन्म। तो उनकी जो माता थी और परिवार के लोग थे ना बच्चों, तो उनको लगता था कि ये बच्चा पिछले जन्म से ही धार्मिक संस्कार से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मानस पाठ सुनता है। रामचरितमानस का जैसे ही पाठ सुनता है ये चुप हो जाता है। अब मैं ऐसा समझता हूँ मेरे पिताजी के स्वर की लिपि या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पिताजी के स्वर यानी कि उनकी आवाज़, उनका लय इस तरह से था कि उस आवाज़ को सुनकर मैं चुप हो जाता था, शांत हो जाता था। इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि इन स्वर्ण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को जनगीता का रूप दे रहा था।
अवधी भाषा में, मानस शैली में। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं स्वर्ण यानी कि कानों से सुनना, जो मेरे कान जो सुन रहे थे। अद्भुत यानी कि अनोखी, मेरे कानों में अनोखी सहायता करी थी, मेरी अद्भुत सहायता करी थी। जब मैं गीता को जन गीता का नाम, यानी कि गीता को उन्होंने कौन से नाम से चेंज किया था, जन गीता में लिख रहे थे, ठीक है, रूप दे रहा था। अवधि में, मानस की शैली में, ठीक है। तो शैली यानी कि लिखने का तरीका जो होता है उसमें वो लिख रहे थे। कौन लिख रहा था? लेखक लिख रहे थे, गीता को जन गीता में चेंज कर रहे थे, यानी कि वो लिख रहे थे, ठीक है। अज्ञात, आगे देखते हैं। रूप में मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप में मेरे चेतन की सिरा सिरा मानस की ध्वनियों में भीगी हुई थी। अवचेतन यानी कि चेतना से विलीन, सिरा सिरा यानी कि नस नस, ध्वनिया यानी कि आवाज़। तो मेरे चेतन रूप में मेरे सिरा सिरा यानी कि नसों में मानस, रामचरित मानस जो था वो ध्वनियों में आवाज़ भीगी हुई थी, यानी कि नसों में रामचरित मानस से घूम रहा था मेरे, ठीक है। पिताजी मौन रहकर, मौन यानी कि शांत रहकर गीता पढ़ते थे। मेरे पिताजी कैसे पढ़ते थे? मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से, यानी कि ध्यान करने की दृष्टि से। चिंतन यानी कि ध्यान, जब हम बहुत ध्यान लगा कर कोई चीज़ करते हैं ना, भगवान का पाठ वगैरह करते थे, चिंतन करते हैं यानी कि ध्यान लगा कर करते हैं ना, उसी तरह से उनके पिताजी भी करते थे। मानस में वो बहा करते थे, यानी बहा यानी कि लीन हो जाते थे। जब वो भगवान का पाठ पढ़ते थे, मानस का पाठ पढ़ते थे, तो वो उसमें लीन हो जाते थे। कौन लीन हो जाता था? पिताजी लीन हो जाते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत शब्द अंशों को वो शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे। अब यहाँ बता रहे लेखक जी कि उनके पिताजी को संस्कृत का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, साधारण सा ज्ञान था, लेकिन जब मानस, रामचरित मानस जो पढ़ते थे वो, तो बीच में संस्कृत के शब्द जो आते थे तो बहुत ही साफ तरीके से, शुद्धता यानी कि साफ तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत साफ तरीके, बहुत स्पष्ट तरीके से पढ़ते थे। पर संस्कृत में वह उच्चारण सुख अनुभव ना करते थे, लेकिन संस्कृत बोलने के टाइम वो उच्चारण यानी कि बोलने के टाइम वो उनको सुख अनुभव नहीं होता था, जो अवधि से, यानी कि अवधि में वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे, संस्कृत में इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते थे। कविता स्वासर पढ़ने का शौक है। ब्रज और अवधि की कविता मैं घंटों पढ़ सकता हूँ। हम लेखक कह रहे हैं मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक है। ब्रज की कविता, ब्रज एक भाषा होती है बच्चों, अवधि भी एक भाषा होती है, तो ब्रज की और अवधि की कविता मैं घंटों पढ़ सकता हूँ। मानस का जो स्वास्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है। अब यहाँ लेखक बता रहे अखंड यानी कि बहुत बार, ठीक है। मैंने मानस का स्वास्वर यानी कि स्वर के साथ मानस यानी कि रामचरित मानस जो है मैंने बहुत बार उसे पढ़ा है, लेखक ने बहुत बार पढ़ा है, पर मानस की बात ही और है। अब यहाँ बता रहे हैं लेखक कि मानस की बात ही अलग ही है। खड़ी बोली की कविता में मैं घंटा भर भी पढ़ूँ तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। खड़ी बोली यानी कि जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं उसे खड़ी बोली बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मैं 1 घंटा भी यदि खड़ी बोली में कविता करूँ तो मेरी जीभ ऐंठने लग जाती है, और यही यदि मैं ब्रज और अवधि में कविता पढ़ूँ, घंटों कविता पढ़ूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है। अब खड़ी बोली कविता के लिए उन्हें कहते हुए खेद होता है कि मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है। जो मानस की सूक्ष्म शिरा यानी कि बारीक जो नसें हैं वहाँ नहीं पहुँच पाई है मानस की सूक्ष्म शिराएँ, ठीक है। यह जीवन से उठी हुई कम लगती हैं, कोष से उतरी हुई अधिक। ये कह रहे हैं कि जीवन से उठी हुई कम लगती हैं ये चीज़ें, ठीक है, और कोष से उतरी हुई अधिक लगती हैं। कारणों पर यहाँ ना जाऊँगा। अब कारण पर नहीं जाना चाहते हैं वो। अब यहाँ पे लेखक जो है समझाना चाहते हैं मुझे दुख होता है कि मानस की गहरी अथवा बारीक सिराएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं, वह सामान्य भाषा में नहीं मिली गई हैं, वहाँ शब्द कोश से प्रयोग किया गया, वहाँ शब्द कोश का प्रयोग किया गया है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते थे। अब पूजा करके उनके पिताजी कितने बजे उठते थे बच्चों? 8:30 बजे उठते थे, यानी कि जो लेखक के पिताजी थे
वो 8:30 बजे पूजा करके उठते थे। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर लेती थी। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं 8:30 बजे जब पूजा करके उठते थे तो उस समय तक वो भोजन वगैरह खाना वगैरह जो था वो तैयार कर लेती थी। कौन तैयार कर लेता था? उनकी माताजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वो रसोई में बैठकर भोजन करते थे और कपड़े पहन 9 बजे दफ्तर के लिए रवाना हो जाते थे। अब यहाँ बता रहे हैं खास बात कि वो भोजन कहाँ करते थे बच्चों? रसोई घर में ही करते थे। ठीक है, और कपड़े वगैरह पहनकर 9 बजे दफ्तर के लिए रवाना यानी कि निकल जाते थे दफ्तर के लिए, अपने ऑफिस के लिए। किसी किसी दिन ऐसा भी होता था कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार ना होता। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता था बच्चों, अपने घर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम पर खाना तैयार नहीं हो पाता। ठीक है, तो लेखक के घर पे भी खाना टाइम पे कभी नहीं तैयार हो पाता था, यानी 8:30 बजे उनको खाना चाहिए रहता था, तो उस टाइम पर भोजन नहीं तैयार हो पाता था। तब क्या होता था देखते हैं। पिताजी को बहुत गुस्सा आता था। ठीक है, पिताजी को क्या आता था बच्चों? बहुत गुस्सा आता था। माँ कांपने लगती थी, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास ना होता था। अब इतना गुस्सा करते थे कि उनकी मम्मी जो थी वो कांपने लग जाती थी। अब तो ऐसा नहीं होता बच्चों। अब तो यहाँ तो ऐसा होता है कि खाना नहीं तैयार होता तो हम बोल देते अपने हस्बैंड को कि बाहर से खाना खा लेना, आज मैकडी से खा लेना या बाहर से ऑर्डर कर लेना, खा लेना, ऐसा कुछ नहीं। और हस्बैंड लोग भी बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम आराम से बाहर से खाना खा लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन इनके पिताजी कैसे थे? इतना गुस्सा करते थे कि माँ उनकी कांपने लग जाती थी, और लेकिन इतना टाइम नहीं रहता था कि वो गुस्सा निकाले उनकी माँ के ऊपर। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। वो जल्दी जल्दी कपड़े पहने और वगैरह खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते थे। वो यानी कि उनके पिताजी जो थे जल्दी से कपड़े पहनते थे और बिना खाना खाए, क्योंकि खाना बना ही नहीं था टाइम पे, तो बिना खाना खाए वो दफ्तर के लिए यानी कि ऑफिस के लिए चले जाते थे। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वो कहा करते थे कि एक दिन वो दफ्तर से देर से नहीं पहुँचे, यानी कि 35 वर्ष की टाइम तक उन्होंने वर्ष तक उन्होंने नौकरी की, लेकिन वो कभी भी लेट ऑफिस नहीं पहुंचे थे। ठीक है, ऐसा उनके पिताजी बताया करते थे। किसके पिताजी? लेखक के पिताजी बताया करते थे। ठीक है, मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियां बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस ना आ जाता वो भोजन ना करती। अब यहाँ पे क्या करती बच्चों? अब लेट हो जाता, उनके पिताजी चले जाते ऑफिस, तो उनकी माँ क्या करती? जल्दी जल्दी क्या करती? पूड़ियाँ बनाती और डिब्बे में भरती, और मोहल्ले में कोई मिलता, यानी कि सोसाइटी में मोहल्ले में उनके कोई मिलता, कोई आदमी को पकड़ती और उसे दफ्तर भिजवाती, और वो जब तक वो पिताजी को खाना ना खिलाकर लौट आए तब तक वो खुद भोजन नहीं करती थी। इतना सब कुछ होता था। ठीक है बच्चों, अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि आपके डैडी के ऑफिस जाए और मोहल्ले में कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड हो और उन्हें खाना खिला कर आए। ठीक है बच्चों, लेकिन पहले के ज़माने में लोग हेल्पिंग हैंड होते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे और इस तरह से काम कर देते थे। ठीक है बच्चों, लेकिन अब ऐसे इस ज़माने में ऐसा कोई हमें नहीं मिलता। ठीक है, उसके लिए हमें एक नौकर रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब कोई जाने वाला ना मिलता तो उनका भी दिन भर उपवास होता था। अब बच्चों यहाँ पे कही गई है बात, उपवास यानी कि व्रत। ठीक है, फास्ट जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर जब कोई जाने वाला नहीं मिलता था, मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं मिलता था कि चाहे वो ऑफिस जाकर उन्हें खाना खिलाकर आए उनके पिताजी को, तो उस दिन क्या करते थे? माँ भी व्रत रख लेती थी। ठीक है, घर की 3 बुढ़ियाँ, राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती थी। अब घर के जो बड़े बूढ़े जो रहते हैं वो बहुओं को खरी खोटी सुनाते कि मेरा बेटा आज खाए बिना चला गया, तो उन्हें खाना ठीक से टाइम पे नहीं बनाया। तो घर में जो 3 बुढ़ियाँ थी ना, यानी कि राधा, दादी और महारानी, ठीक है, वो माँ को खरी खोटी सुनाती थी कि तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा खाना खाए बिना ही चला गया। ठीक है, आज भी ये चीज़ें होती हैं, सास जो होती है अपनी बहू को जरूर सुनाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेरी माँ ना खाती तो वो कैसे खाती, यानी कि उनकी माँ नहीं खाती थी तो वो भी नहीं खाती थी, पर अपनी भूख का गुस्सा वो दिन भर माँ पर उतारती रहती थी। अब वो भूखी रहती थी, यानी कि 3 बूढ़ियाँ जो थी वो भूखी रहती थी और वो गुस्सा उनकी माँ पर, यानी कि लेखक की माँ पर उतारती रहती थी। ठीक है, तो एक जन के ना खाना खाने से पूरा घर भूखा रहता था, ऐसा हो जाता था। चलो अच्छा है, आज का ज़माना कुछ चेंज हो गया है, कोई भूखा उखा नहीं रहता, सब अपना बाहर मिलता है, होटल में ऑर्डर किया, खा लिया तो अच्छा रहता है। ठीक है, चलो बच्चों आगे देखते हैं। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई समय
नहीं था। अब पिताजी, क्योंकि हमने पहले की लाइन में पढ़ा था, पहला ग्राफ में ही पढ़ा था, पिताजी को दूसरों की हेल्प करने का बहुत शौक था। वो अपने सहकर्मियों के भी काम को अपने टेबल पर रखवा लेते थे और देर रात तक काम करते रहते थे। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है बच्चों कि वो उनका लौटने का समय नहीं रहता था। अब दफ्तर जाने का समय तो रहता था निश्चित, लेकिन लौटने का कोई समय नहीं रहता था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में वो प्रायः देर से लौटते थे, यानी कि प्रारंभिक यानी कि आरंभिक दिनों में, शुरू के दिनों में वो हमेशा प्रायः यानी कि हमेशा देर से आते थे घर पर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी में से, यानी कि रात के 8 या 9 बजे आते थे या इससे भी देरी में आते थे और खाना खाकर सो जाते थे। ठीक है बच्चों, देर से आते थे और खाना खाकर सो जाते थे। बाद को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने निकल जाते थे। अब यहाँ पे बता रहे हैं लेखक कि कभी वो पहले के दिनों में, वो जब ऑफिस ज्वाइन किया था उन्होंने, स्टार्टिंग के दिनों में लेट आते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो जल्दी आने लग गए थे घर पे। जल्दी आते तो वो क्या करते, किताबें पढ़ने लग जाते थे या कभी कभी घूमने के लिए भी निकल जाते थे। ठीक है, सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर जाने आने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी उनकी चलान तृप्त नहीं होती थी, और रात को भी 2-3 मील घूम फिर आने को भी वो तैयार रहते थे। ठीक है, चलास तृप्त यानी कि चलने का जो शौक था, संतुष्टि थी, वो तृप्त नहीं होती थी। यानी कि कुल मिलाकर कितने घंटे वो चलते थे, कितने मील चलते थे बच्चों, सोच लो। हाँ, कि यानी कि वो सुबह स्नान करने जाते थे तो 8 मील चलते थे, दफ्तर जाते थे फिर 8 मील चलते थे, फिर उसके बाद रात को भी वो 2-4 मील चल लेते थे। ऐसे करके कितने मील हो गए सोचो। तो उनकी जो चलने की जो लालसा थी ना, वो शौक जो था, वो संतुष्टि नहीं होते थे कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। मर्ज यानी कि बीमारी थी। तभी तो लेखक कह रहे हैं कि मेरे पिताजी को चलने की क्या थी, बीमारी थी। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे कितनी देर से सोए, उठते वो सुबह 3 बजे ही थे। अब यहाँ पे बहुत आश्चर्य की बात, अचरज यानी कि आश्चर्य की बात है बच्चों, रात को देर से सोते, कितना भी देर से सोए, लेकिन सुबह वो कितने बजे उठते थे, 3 बजे उठ जाते थे। अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कितने बजे उठते थे, वो 3 बजे उठते थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं, हमारी नींद नहीं पूरी होती, हम बोल देते हैं घर में कि हम आज लेट तक सोएंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन उनके पिताजी की कितनी अच्छी आदत थी, लेट सोते थे लेकिन सुबह 3 बजे उनका उठने का फिक्स था, तो वो उतनी बजे उठ जाते थे। ठीक है, उनका कहना था कि नींद लंबी नहीं गहरी मांगती है। बहुत अच्छी बात है बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इससे कि उनका कहना क्या था कि नींद लंबी नहीं गहरी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें गहरी नींद सोनी चाहिए। ठीक है, बहुत लंबा सो के कोई मतलब नहीं है, नींद हमेशा हमें गहरी लेनी चाहिए। ठीक है, यानी कम घंटों की ही गहरी नींद ज़्यादा घंटों की हल्की नींद से काम कर लेती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये भी कि कम घंटे, यदि हम कम घंटे सोते हैं या और गहरी नींद सोते हैं तो वो काम करेगी, और हम यदि ज़्यादा घंटे सो रहे हैं और हल्की नींद है तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। ठीक है बच्चों, ये बात बहुत अच्छी बात है, ये अपनी लाइफ में उतारिएगा आप लोग, और ये अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है, उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझे अपनी नींद पर इतना अत्याचार कराया है, जिसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मुझे 7-8 दिन तक यूं ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना भर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सारी रातों की नींद पूरी करनी है। ठीक है बच्चों, अब ये जो फार्मूला था उनके पिताजी का कि नींद लंबी नहीं गहरी होनी चाहिए, तो ये फार्मूला अब उनके बच्चे थे तो उनको भी फॉलो कराते थे। अच्छी सही बात है भाई, क्योंकि पिताजी इतने स्ट्रिक्ट थे, इतने नियम कानून से थे, तो उनके बच्चे भी ऐसे ही नियम कानून वो सिखाएंगे ही फिलहाल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लेखक हैं वो कह रहे हैं नींद के पीछे मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो वो सोचते हैं कि क्योंकि बहुत बार उन्हें नींद पूरी नहीं करने को मिलता था, तो वो कह रहे हैं एक बार जब मैं मरूंगा तो मुझे 7-8 दिन तक ऐसे ही पड़े रहने देना। ये तो असंभव ही है फिलहाल तो, लेकिन सोचता हूँ तो सुखी लगती हूँ मैं, सुख का अनुभव करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी रातें मुझे सोने को ही नहीं मिली है। इसलिए मैं सोचता हूँ जब मैं मरूँ तो 7-8 दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहूँ, कोई मुझे छेड़े नहीं, कोई मुझे परेशान ना करे, तो अपनी नींद को मैं पूरा कर सकूँ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं।
समय की पाबंदी की जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनकी निभाने के लिए घर के लोगों को सहयोग आवश्यक था। अब यहाँ पर बता रहे हैं लेखक जी कि समय की पाबंदी यानी कि समय का जो पालन करने की जो उत्कटता यानी कि तीव्रता, जो चाह उन्होंने अपनाई थी ना, उसमें क्या है, जो निर्वाह करने का यानी कि पालन करने का जो था, वो सब किसी के सहयोग के बिना नहीं संभव। यानी कि घर वालों ने सहयोग किया तो ही यह सब चीज़ें संभव हो पाई, यानी कि मदद करे घर वालों ने तो भी ये सारी चीज़ें संभव हो पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालान की तिकोनिया पर रख दिया। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि टाइम वगैरह का समय बताने के लिए उन्होंने नौकरी में से पहले वर्ष में ही एक आराम घड़ी खरीदी। ठीक है, कहाँ ला के रख दिया, उसके दालान की तिकोनिया यानी कि कॉर्नर पर। ठीक है, कॉर्नर पर लाकर रख दिया। यह घड़ी नई नहीं थी। अभी जो घड़ी खरीदी गई थी ना बच्चों, वो नई नहीं थी। ठीक है, विक्टोरियन युग की थी। अंडरलाइन कर लीजिए कौन से युग की थी, विक्टोरियन युग की थी। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, तिकोनिया पर रखी गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ पर रखी गई थी, तो तिकोनिया पर रखी गई थी। और कौन सी युग की थी, विक्टोरियन युग की थी। ठीक है, और पायनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रहे थे, यानी कि जो उनका ऑफिस था वहाँ पे बहुत दिनों पर से काम कर रही थी ये घड़ी, वहाँ वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई। तो पिताजी ने शायद 2 रुपये में ले ली थी। ठीक है, कंडम यानी कि बेकार जब चीज़ें हो जाती, फिजूल की चीज़ें हो जाती तो उसे निकाल दिया जाता है ना, तो वहाँ से उन्होंने खरीद लिया था 2 रुपये में। कितने रुपए में खरीद लिया था, 2 रुपये में। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, 2 रुपये में पिताजी ने खरीद लिया था। ठीक है, यह घड़ी बेहया साबित हुई, बेहया यानी कि बेशर्म साबित हुई। ठीक है, थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही चली गई। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करी, उसकी रिपेयरिंग वगैरह कराई, सर्विसिंग वगैरह कराई, तो वो घड़ी फिर से चलने लग गई बच्चों। ठीक है, 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजाती। उसके कभी घड़ी साज यानी कि जो रिपेयरिंग करते हैं उसके यहाँ कभी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजाते थे, उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मुझे याद नहीं है। अब लेखक बता रहे हैं कभी वह घड़ी ठीक होने के लिए, कभी रिपेयरिंग के लिए नहीं गई हो घड़ी, मुझे कभी याद नहीं है। तिकोनिया और खाली उनकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं है, यानी कि तिकोनिया पर रखी रहती थी तो वो उन्हें कभी याद नहीं है लेखक को। मेरे पिताजी के जीवन पर्यंत वह चलती रही, यानी कि जीवन भर जब तक वो थे तब तक वो घड़ी चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए हैं। उनके पिताजी को मरे हुए बच्चों 30 वर्ष हो गए हैं, अभी भी वह चल रही है। मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध के खिलाड़ी हैं, उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए थे। अब लेखक बता रहे हैं बच्चों कि उनकी बड़ी बहन है, उनका बेटा है रामचंद्र, जो फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध के खिलाड़ी थे। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, आपसे पूछा जाएगा कि लेखक की कौन सी बहन, तो बड़ी बहन, उनके बेटे का नाम क्या था, रामचंद्र। क्या थे वो, फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। वो अपने नाना की याद में वो घड़ी को लेकर गए थे। ठीक है, मैं जब कभी राम के घर राम यानी कि रामचंद्र के घर जाता तो हेर फिर मेरी आंख उस घड़ी पर जा टिकती थी, यानी कि हेर फिर कर उस घड़ी पर मेरी निगाहें टिक जाती थी। हमारे घर में कितने जन्म, मरण, शादी ब्याह, भोजन महोत्सव उसने देखे हैं, कितने हर्ष विषाद अश्रुहास वाद विवाद, कितने क्रोध कला रोदन गायन, यानी कि कितने भी सारी चीज़ें हुई हैं उसके घर में, यानी कि लेखक के घर में कितने सारे लोग जन्म हुआ है, कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई है, शादी ब्याह हुआ है, भोजन के उत्सव हुए हैं और खुशियाँ आई हैं, झगड़े हुए हैं, वाद विवाद हुए हैं, क्रोध कला हुआ है, रोना गाना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये घड़ी सब चीज़ें देखी हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। श्रम संघर्ष की वह साक्षी रही हैं, साक्षी यानी कि गवाह रही है। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एकर आराम घड़ी है, पर ना ई खुद आराम करत है, ना केहू के आराम करत देत है।
यानी कि इसका नाम तो आराम घड़ी है, लेकिन ये तो ना तो खुद आराम करती है ना दूसरों को आराम करने देती है, ऐसा उनकी माँ कहती थी। किसकी? लेखक की। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया गया होगा कि ये एक जगह रख दी जाती थी। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि ऐसी घड़ियों को नाम शायद आराम घड़ी इसलिए दे दिया जाता था क्योंकि एक जगह पर रखी रहती थी। अलार्म से आराम आया हो तो भी कोई अचरज की बात नहीं है। अब यहाँ पे कह रहे हैं वो अलार्म बजाती थी, इसलिए इसका नाम शायद अलार्म बोलने को नहीं होता, इसलिए आराम पहुँच गया होगा इसका नाम। ठीक है, तो ये आश्चर्यजनक की बात नहीं है। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया हो, और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते हुए सुना है। अब यहाँ पर बता रहे हैं लेखक कि आराम का जो आ होता है ना बच्चों, वो भी हटा दिया गया है शायद, तो ऐसी घड़ियों को मैंने राम घड़ी कहते हुए भी सुना है लोगों को। ठीक है, अब लेखक कह रहे हैं, बता रहे हैं, क्या भूलूं क्या याद करो से। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। चलिए पेज नंबर 76 ओपन कर लीजिए, जो एक्सरसाइज दी गई है चैप्टर के पीछे वो भी मैं कंप्लीट करा देती हूँ बच्चों। ठीक है, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पहला है हमारा, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। का है निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर उसके लिए पाठ में उपयुक्त विशेषताएं लिखी। जूता नंबर 1 है जूता, नंबर 2 है पैजामा, नंबर 3 है अचकन, नंबर 4 है टोपी। ठीक है बच्चों, इसकी विशेषताएं हमें लिखनी है। निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर उसके लिए गए पाठ से उपयुक्त विशेषताएं हमें लिखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको विशेषताएं बता देती हूँ इसकी। जूता काला था, पैजामा ढीला था, अचकन जो था वो खूब फपती थी, और टोपी दुपल्ली टोपी थी। ठीक है बच्चों, इनका कैसा था? जूता जो था काला था, पैजामा ढीला था, अचकन जो था वो खूब फपने वाली थी, और टोपी जो थी दुपल्ली थी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। और खा है बच्चों, संयुक्त परिवार संबंधी अपने विचार लगभग 6 से 8 पंक्तियों में हमें लिखने हैं। तो सहमत लिखना है हमें। संयुक्त परिवार में एक से अधिक पीढ़ी एक साथ रहती है। संयुक्त परिवारों में जहाँ बच्चों का लालन पालन बड़े ही अच्छे ढंग से होता है, वहीं बड़े बुजुर्ग का जीवन भी परिवार के साथ चैन से कट जाता है। जीवन के संध्या काल में वो एकांकी जीवन जीने को मजबूर नहीं होते हैं। संयुक्त परिवारों में आर्थिक समस्या भी उत्पन्न नहीं होती है आजकल, लेकिन संयुक्त परिवारों की महत्ता सने सने कम होती जा रही है और एकल परिवारों का चलन बढ़ता जा रहा है। इसके कारण कामकाजी माता पिता हमेशा अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर तनाव में रहते हैं। एकल परिवार में जहां मनचाही स्वतंत्रता दी है, वहीं मानसिक शांति को छीन लिया है। अतः वर्तमान भागा दौड़ी वाले जीवन में तालमेल बिठाना है तो मेरी समझ से संयुक्त परिवार सबसे अच्छा विकल्प है बच्चों। तो यहाँ पे पाठ की समाप्ति होती है बच्चों। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।